नमस्ते। आज के इस सत्र में हम भारतीय संविधान के कुछ सबसे जरूरी आर्टिकल्स को समझने वाले हैं। मतलब वो सवाल जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, और हम इन्हें इस तरह से समझेंगे कि ये आपको आसानी से याद रह जाएं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि संविधान में इतने सारे अनुच्छेद हैं, तो फिर जो सबसे जरूरी हैं उन्हें परीक्षाओं के लिए आसानी से याद कैसे रखा जाए। चलिए आज इसी का एक बहुत ही सरल और असरदार तरीका देखते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं उपराष्ट्रपति से जुड़े अनुच्छेदों से। और हाँ, इन्हें याद रखने के लिए एक बहुत ही मजेदार ट्रिक भी है। और ये रहा वो सीक्रेट कोड, उसका निकाचुश। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये छोटा सा वाक्य आपको अनुच्छेद 63 से लेकर 59 तक, यानी उपराष्ट्रपति से जुड़े सारे जरूरी प्रावधान एक ही झटके में याद करा देगा। अब देखते हैं कि ये कोड आखिर काम कैसे करता है। देखिए, ओ से है उपराष्ट्रपति का पद, जो आता है अनुच्छेद 63 में। स से है राज्यसभा का सभापति, अनुच्छेद 64। फिर का से है कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम, अनुच्छेद 65। ने से उनका निर्वाचन, अनुच्छेद 66। अगले का से है उनका कार्यकाल, अनुच्छेद 67। चू से चुनाव का समय, अनुच्छेद 68। और आखिर में श से शपथ, अनुच्छेद 69। है ना कमाल का तरीका। तो उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ और जरूरी बातें भी जान लेते हैं। ये जो पद है, इसका विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और जब भी राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। उनका चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। और उन्हें हटाने की प्रक्रिया क्या है, ये भी एक बहुत जरूरी सवाल है। तो देखिए, प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही शुरू हो सकता है। इसके लिए उपराष्ट्रपति को 14 दिन का एडवांस नोटिस देना भी जरूरी है। ये प्रस्ताव जब राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से पास हो जाता है और लोकसभा में साधारण बहुमत से इस पर सहमति बन जाती है, तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रपति की एक बहुत ही अहम शक्ति को देखते हैं। ये है अनुच्छेद 72 के तहत मिली उनकी क्षमादान की शक्ति। इसमें 5 तरह की शक्तियां शामिल हैं। पहली है क्षमा, यानी पार्डन, जिसमें सजा पूरी तरह से माफ कर दी जाती है। दूसरी है लघुकरण, यानी कॉम्यूटेशन, जिसमें सजा का रूप बदल दिया जाता है, जैसे मौत की सजा को उम्र कैद में बदलना। तीसरी है परिहार, यानी रिमिशन, जिसमें सजा का समय कम होता है पर उसका कैरेक्टर वही रहता है। चौथी है विराम, यानी रेस्पाइट, जो किसी खास वजह से सजा को कम करती है। और पांचवी है प्रविलंबन, यानी रिप्रीव, जिसमें सजा के अमल होने पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी जाती है। अब ये समझते हैं कि हमारे राष्ट्रपति और संसद के बीच शक्तियों का संतुलन कैसे काम करता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे देश में कानून कैसे बनते हैं और उसमें राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है। अनुच्छेद 11(11) राष्ट्रपति को 3 तरह की वीटो शक्तियां देता है। पहला है अत्यंतिक वीटो, जिसमें वो किसी बिल पर अपनी सहमति देने से मना कर देते हैं और बिल वहीं खत्म हो जाता है। दूसरा है निलंबनकारी वीटो, इसमें वो बिल को दोबारा सोचने के लिए संसद के पास वापस भेज सकते हैं। और तीसरा है जेबी वीटो, जिसमें राष्ट्रपति बिल पर कोई भी एक्शन नहीं लेते, उसे अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच सहमति नहीं बन पाती, तो ऐसे गतिरोध को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद की एक संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बहुत ही कम होता है। भारत के इतिहास में आज तक ऐसा सिर्फ 3 बार हुआ है जब संयुक्त बैठक बुलाई गई हो। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को एक और बहुत खास शक्ति देता है। सोचिए, अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश को किसी कानून की तुरंत जरूरत पड़ जाए, तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। पर हाँ, एक शर्त है, संसद के दोबारा शुरू होने के 6 हफ्तों के अंदर इसे पास करवाना जरूरी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सरकार के 2 सबसे अहम सलाहकारों और अधिकारियों को समझते हैं, जिनसे जुड़े सवाल अक्सर परीक्षाओं में आ ही जाते हैं। तो पहले हैं भारत के महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल, जिनका जिक्र अनुच्छेद 76 में है। ये देश के सबसे बड़े कानून अधिकारी होते हैं और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के मुख्य वकील के तौर पर काम करते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और दूसरे हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी CAG, जिनका जिक्र अनुच्छेद 148 में है।
इन्हें पब्लिक पर्स का संरक्षक भी कहा जाता है, क्योंकि इनका काम भारत की संचित निधि से होने वाले सभी खर्चों का ऑडिट करना होता है। और अब आखिर में कुछ और जरूरी संवैधानिक शक्तियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जो राज्यपाल से जुड़ी हैं और परीक्षा के लिहाज से काफी अहम हैं। तो यहाँ दो बातें याद रखने वाली हैं। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल के पास राज्य विधानसभा को भंग करने की शक्ति होती है, और अनुच्छेद 207 के मुताबिक कोई भी धन विधेयक यानी मनी बिल विधानसभा में सिर्फ राज्यपाल की पहले से मिली मंजूरी के बाद ही पेश किया जा सकता है। तो आज के इस विश्लेषण के बाद एक सवाल पर सोचना तो बनता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने केंद्र और राज्यों के बीच और सरकार के अलग-अलग अंगों के बीच शक्तियों का इतना गहरा और संतुलित बंटवारा आखिर डिजाइन ही क्यों किया होगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।